नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2019 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2019 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं जो कि अगले महीने से यानी दिसंबर से ऑनलाइन मोड में शुरू होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इससे पहले हमने 2011 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस पेपर करा दिए, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो सीटेट प्रीवियस के नाम से जो सीडीपी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? 1 शारीरिक दंड, 2 सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों में से कौन से पॉइंट ठीक हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 और 3 यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? 1 अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, 2 एक व्याख्यान देख करके, 3 प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या 4 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? 1 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, 2 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, 3 केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, या 4 गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दोस्तों आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि केवल है और हमारे दंड देना ये हमें बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पॉइंट में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपके नेगेटिव पॉइंट आप देखें, तो इससे आपको पेडागोजी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? 1 मीडिया एवं पास पड़ोस, 2 परिवार एवं पास पड़ोस, 3 परिवार एवं मीडिया, या फिर 4 विद्यालय एवं मीडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? 1 किशोरावस्था एवं वयस्कता, 2 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, या 4 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों आपसे यहाँ पर नहीं है पूछा, यानी ये नेगेटिव वे में पूछा, तो इसका उत्तर भी नेगेटिव वे में होगा। यानी कि 1 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, विकास सार्वभौमिक है और संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसका प्रश्न यही ठीक होगा। फिर भी आगे पॉइंट देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये बात ठीक है। विकास परिवर्ती होता है, ये भी बात ठीक है। विकास आनुवंशिक एवं परिवर्तन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो दोस्तों इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? 1 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, 2 लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, 3 जन्मजात विशेषताएं, या 4 पर्यावरणीय प्रभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? 1 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, 2 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, 3 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या 4
जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? 1. लॉरेंस कोलबर्ग, 2. जॉन बी वॉटसन, 3. लेव वाइगोस्की या फिर 4. जीन पियाजे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? 1. किशोरावस्था, 2. जन्म पूर्व अवधि, 3. प्रारंभिक बाल्यावस्था या 4. मध्य बाल्यावस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? 1. उद्यम बनाम अधीनता अवस्था, 2. प्रसुप्ति अवस्था, 3. सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या 4. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? 1. जेंडर समरूपता, 2. जेंडर पक्षपात, 3. जेंडर पहचान या 4. जेंडर संबद्धता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? 1. प्रबलन, 2. स्कीमा, 3. अवलोकन अधिगम या 4. अनुबंधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्कीमा। नेक्स्ट, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? 1. आत्मकेंद्रित वार्ता, 2. व्यक्तिगत वार्ता, 3. जोर से बोलना या फिर 4. पाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 1. पाड़ नक्शा, 2. प्रबलन, 3. अनुबंधन या 4. मॉडलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी पाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 1. प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, 2. परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, 3. संरक्षण कक्षा समावेशन या 4. आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? 1. रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, 2. विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, 3. संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना या 4. विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? 1. बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, 2. बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, 3. बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है या 4. बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें इससे काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? 1. आत्मकेंद्रित विचारक, 2.
सृजनात्मक विचारक, 3 अभिसारिक विचारक, या 4 अन्वय विचारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 1 मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, 2 व्यवहारवादी सिद्धांत, 3 अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, या 4 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 1 अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, 2 बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, 3 इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, या 4 इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को 1 तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, 2 तैयार नहीं करना चाहिए, 3 कभी कभी तैयार करना चाहिए, या 4 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? 1 एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, 2 न्यून अवधान विकार, 3 अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता, या 4 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, 1 संबंधित नहीं, 2 पूर्णतया अलग, 3 स्वतंत्र, या फिर 4 सन्निहित। तो दोस्तों संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, ऑप्शन 4 ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से 1 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, 2 यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 3 प्रबलन करने पर केंद्रित है, या 4 अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में से एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 1 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, 2 बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, 3 बच्चों को दंडित करना चाहिए, या 4 बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बल देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? 1 योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, 2 केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, 3 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या 4 यंत्रवत याद करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, 2 अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, 3 अधिगम यंत्र व याद करने की प्रक्रिया है, या 4 अधिगम आवृत्तीय संबंधित के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? 1
यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। 2, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 3, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। या 4, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। 1, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 2, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। 3, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। या 4, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों इस आखिरी प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।